बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। लेकिन मैं कोई कदम उठाने से पहले कुछ जानना भी चाहता हूँ। इसका ताल्लुक जब्बार के अमजाद से है। जब्बार को मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। इसने मेरी फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की थी, जिसकी इसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और बहुत सख्त सज़ा। मैं मापारा के लिए जिन आज़ाबों से गुजरा हूँ और मैंने जो जो मुसीबतें झेली हैं, इनसे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। जब्बार को अगर इस वक्त हमेशा की नींद सुला दिया जाए तो बात ही क्या हुई। मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मैं जब्बार के हमजाद के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पुरसरार कुव्वतें तुम्हें हासिल हैं वही इसके हमजाद के पास भी हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने अपनी बात अधूरी छोड़कर हमजाद से सवाल किया। किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इससे कतई नज़र चंद बातों पर आपकी तवज्जो नहीं। वो इस ज़िमन में बुनियादी बातें हैं। किसी भी हमजाद की पुरसरार कुव्वतों का ताल्लुक इसे काबू में करने वाले की कुव्वत इरादी है। जो शख्स जितनी मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक होगा, इसका हमजाद भी इस कदर ज़्यादा कवी होगा। एक फ़र्क तो मेरे और इसके दरमियान यही है। जब्बार क्योंकि खुद मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक नहीं है, इसलिए इसका हमजाद भी कुव्वत में इतना नहीं जितना आपका ये खादम। दूसरी बुनियादी बात यह है कि अमल और इसके हमजात में ज़हनी हम आंगी व इश्तराक बहुत ज़रूरी है, जो मेरे और आपके दरमियान तो मौजूद है, मगर जब्बार और इसके हमजात के दरमियान नहीं। यही सबब है कि इसका हमजाद खुद अपनी तरफ से ना तो इसे कोई मशवरा देता है और ना ही आने वाले ख़तरात से वाकिफ़ होने के बावजूद इनसे जब्बार को मुत्तला करता है। यहाँ तक कि वो इसे सोने तक नहीं देता। इसका सबब आप जानते ही हैं कि जब्बार के अमल में कुछ खामी रह गई थी। जब्बार इसे जो हुक्म देगा वो सिर्फ इस पर अमल करने का पाबंद है, ख्वाह इसके नताइज जब्बार के हक में हूँ या ना हूँ। गालबन अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मुझ में और जब्बार के हमजात में क्या फ़र्क है। हमजात ने मुझे पूरी तफसील से आगाह कर दिया। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और अब मुझे तमाम हालात को जानने के बाद जब्बार और मापारा के बारे में कोई फैसला करना था। मैं आंखें बंद करके सोचने लगा। मापारा तक पहुंचने के लिए जब्बार को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। सोचते सोचते मेरा ज़हन माजी के एक वाक़े की तरफ चला गया, जब मैं नापाकी की हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ गया था और मुझे जेल का मुंह देखना पड़ा था। पुलिस जब्बार की तलाश में थी और इसकी नज़र में एक ख़तरनाक मुजरिम था। अगर वो किसी तरह पुलिस के हाथ लग जाए तो इसके लिए सिवाय फांसी के और कोई सज़ा नहीं हो सकती। यही नहीं बल्कि इसे सज़ाए मौत पाने से पहले तरह तरह की अज़ियतों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ का कातिल भी है। इस पर अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करने वाली खुफिया तंजीमों में शामिल होने का इल्ज़ाम भी है। यकीनन वो इन खुफिया तंजीमों के बारे में जानने के लिए इसे इंतहाई अज़ीतें देंगे, चाहे वो अज़ीतें बर्दाश्त करते करते मर ही क्यों ना जाए। जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता तो बताएगा क्या? जब वो नहीं बताएगा तो इसकी अज़ीतें और बढ़ जाएंगी। वक्त कम रह गया है। हमजाद की आवाज़ ने मेरे ख्यालों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका हूँ, वो ये कि जब्बार पुलिस को आपके यहाँ मौजूदगी के बारे में मुत्तला कर सकता है और इस फ्लाइट का पता भी बता सकता है। तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन क्या हम इस वक्त कहीं और मुंतकिल नहीं हो सकते? मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। हमजाद ने जवाब दिया, फिर कुछ सोचकर बोला, खतरा तो बरहल है, मगर ये रात आपको ज़करिया स्ट्रीट की नाखुदा मस्जिद में गुजारनी पड़ेगी। सुबह होते ही मैं किसी दूसरे फ्लाइट का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, तुम मुझे वहां पहुंचा दो। सुबह जो होगा देखा जाएगा। खतरात तो कदम कदम पर हैं, आखिर इनसे कब तक
बचा जा सकता है। और मापारा के बारे में क्या इरशाद है? हमजात ने पूछा। मेरा ख्याल है कि वो 2-3 घंटे हवालात में गुजारने से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ऐन मुमकिन है कि सुबह होते ही इसके अजीज इसकी जमानत करा लें। फिलहाल तो तुम मुझे नाखुदा मस्जिद पहुंचाकर रवाना हो जाओ। मैं हर कीमत पर सुबह होने से पहले इसे गिरफ्तार देखना चाहता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपना कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह समेटकर अटैची में ठूंसे और हमजात के हमरा रवाना हो गया। मेरे इल्म में नहीं था कि मेरे फ्लैट के बिल्कुल मुतवाजी जो सड़क है वही जकरिया स्ट्रीट है और इसमें दाखिल होते ही बाएं हाथ को नाखुदा मस्जिद है जिसका बड़ा दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन जाहिर है कि मस्जिद का दरवाजा बंद होना हमजात के लिए क्या मायने रखता था। इसने चंद ही लम्हों में निहायत एहतियात और खामोशी के साथ मुझे मस्जिद के दालान में पहुंचा दिया। वहां मेरी तरह और चंद मुसाफिर भी महवे ख्वाब थे जिन्हें शायद किसी मुसाफिर खाने में जगह नहीं मिली थी। मैं भी बगैर कोई आवाज पैदा किए अटैची और बैसाखियां सरहाने रखकर एक शख्स से जरा फासले पर दराज हो गया। मैंने जब्बार को अज़ियतों में मुब्तला करने और इससे इंतकाम लेने के लिए ये तमाम मुसीबतें उठाई थी, वरना एक सूरत ये भी थी कि इसे सोते ही ख़त्म कर दिया जाता। हमजात अब जा चुका था। मुझे यकीन था कि कुछ देर बाद ही जब्बार पुलिस की कैद में होगा। हमजात पर अब मेरा एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने चाहा कि करवट बदलकर कुछ देर के लिए सो रहूं, मगर जहन में इतने ख्यालात का हंजूम था कि कोशिश के बावजूद नींद न आई। फिर यूं ही आंखें बंद किए मुझे एक मशगला सूझा। मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत बरूए कार ला चुका था। इस वक्त मैं जब्बार के बारे में कुछ जानने के लिए बेचैन था। इसका क्या हशर बना मैं आंखें बंद किए वाज़िह तौर पर देख रहा था। जब्बार नीम बराना हालत में एक सिमटी समटाई चादर पर पड़ा था। चादर जमीन पर बिछी हुई थी। कमरे में मौजूद मोमबत्ती का हल्का उजाला फैला हुआ था जो अब बुझने के करीब थी। इसका मतलब ये था कि पुलिस अब तक इससे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मैंने अपना दायरा तसव्वुर को और वसी किया। अब मैं इस मकान के बाहर भी कुछ देखने का अहल था। अभी मुझे माहौल का जायजा लेते हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैंने इस मकान के चारों तरफ गलियों में कुछ मुतहर्रक साए देखे जो रफ्ता रफ्ता अपना घेरा तंग करते जा रहे थे। यकीनन पुलिस जब्बार को गिरफ्तार करने के लिए निहायत एहतियात से काम ले रही थी और उन्होंने अपनी जीपें इस मकान से कुछ दूरी पर छोड़ दी थी ताकि इनके शोर से मुजरम होशियार न हो जाए। मैं फिलहाल इस बात से वाकिफ नहीं था कि हमजात ने किस तरह पुलिस को मुत्तला किया, मगर मैं अपने अहकामात की तकमील होते खुद अपनी आंखों से देख रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते बहुत खामोशी से पुलिस आसपास के मकानों में भी दाखिल हो गई। इन मकानों में रहने वाले सख्त खौफजदा नजर आ रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी सवाल करने की इजाजत नहीं दी गई थी। इनमें खुद भी इतनी हिम्मत नजर नहीं आ रही थी कि वो पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कोई एहतजाज कर सकते। पुलिस के हमरा इन्हें चंद बड़े अंग्रेज अफसरान भी नजर आ रहे थे जिनकी सुर्ख सुर्ख आंखों से नींद झांक रही थी। इनके चेहरे पर नागवारी के असरात थे, जैसे वो ना वक्त की इस सरगर्मी से सख्त गुस्से में हैं। जब्बार की गिरफ्तारी के लिए हकाम कोई भी गैर मोहतात कदम उठाने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जब्बार पर हाथ डालने से पहले इसके फरार की तमाम राहें मसदूद कर दी थी। वो अपनी नज़र में इंतहाई ख़तरनाक मुजरम को गिरफ्तार करने जा रहे थे जो एक मर्तबा मिलिट्री की सख्त निगरानी के बावजूद फरार होने में कामयाब हो चुका था और जिसके फरार पर सख्त कोहराम मचा था। हर तरफ बंदूकों की नालें, राइफलें और रिवाल्वर नजर आ रहे थे। अंग्रेज अफसर ने अहकामात जारी किए कि जिस हद तक मुमकिन हो मुजरम को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए और इंतहाई सूरत में जबकि कोई और चारा न हो और मुजरम के अचानक फरार हो जाने का खतरा दरपेश हो तो इस पर फायर किया जाए। ये अहकामात इसने सरगोशी के अंदाज में दिए थे
وہ کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے 2 افسروں کو کچھ اشارہ کیا، پھر اس کے حکم پر اس مکان کے باہر ایک بڑی سیڑھی لگا دی گئی۔ جن افسران کو اس نے اشارہ کیا تھا وہ جلدی سے آگے بڑھے اور اس سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ چند لمحوں بعد ہی پولیس کی ایک بڑی تعداد اندر داخل ہو چکی تھی۔ پولیس بہت جلد اس کمرے تک پہنچ گئی جس میں موم بتی کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ ٹارچوں کی روشنی تیزی سے ہر طرف پڑ رہی تھی۔ غالباً انہیں خدشہ تھا کہ کہیں مجرم کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بھی نہ ہوں۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو ہر طرف سے اس کمرے کو گھیر لیا گیا۔ اس کے دروازے اور کھڑکیوں سے اب بندوقوں اور رائفلوں کی نالیں جھانک رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اب تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کمرے میں داخل ہو کر بے خبر سوتے ہوئے جبار پر ہاتھ ڈال سکے۔ انگریز افسروں کے چہروں پر ابھی بھی خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جبار سے خوفزدہ تھے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کام کرنے والی خفیہ تنظیموں کے سربراہ کا دستے راست ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی معمولی یا غیر اہم آدمی نہیں رہا ہوگا۔ انگریز افسران ریوالور تانے دروازے میں کھڑے تھے۔ ان میں خود اتنی ہمت نہیں تھی کہ جبار تک پہنچ پاتے۔ انہوں نے چند دوسرے ہندوستانی افسروں کو آگے بڑھا کر جبار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جبار اب تک حالات سے بے خبر اسی طرح محو خواب تھا۔ اب 3-4 ہندوستانی افسر بہت آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور میں یہ منظر دیکھ کر انگریز افسروں کی بزدلی پر کھول رہا تھا، جو پولیس کی اتنی بڑی تعداد ساتھ ہونے کے باوجود خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ منظر میرے لیے انتہائی پرمسرت تھا جب میں نے جبار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑتے دیکھی اور اسے ایک دم گھبرا کر اٹھتے دیکھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سمجھ نہ پا رہا ہو کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا۔ میں نے اس سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور آنکھیں کھول دیں۔ میرے آس پاس سونے والوں کے خراٹے گونج رہے تھے۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد صبح ہو تاکہ میں یہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جاؤں۔ جبار کی گرفتاری کے بعد میرا اس طرح کھلے عام پھرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ یقیناً جبار پولیس کو میرے بارے میں بھی بتا دے گا، اور اگر اس نے خود ایسا نہ بھی کیا تو پولیس اس پر تشدد کر کے میرے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں بھی کلکتہ میں ہوں تو پھر تیزی سے میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، جبار کو اس کی مہلت نہ مل جائے کہ وہ غسل کر لے۔ اس صورت میں اس کا پولیس کی گرفت سے نکل جانا عین ممکن تھا۔ اس کے خیال کے پیش نظر میں چاہتا تھا کہ حمزاد کو اس طرف سے بھی محتاط کر دوں، لیکن یہاں مسجد میں دوسرے افراد کی موجودگی کے سبب حمزاد سے ہم کلام ہونا کسی خطرے کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے صبح کا انتظار تھا اور صبح ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو انتظار کی کوفت سے نکالنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے تصور کی قوت کا سہارا لیا۔ اس مرتبہ میری چشم تصور اس چہرے کی تلاش میں تھی جس کے لیے میں نے کتنی ہی راتیں اور کتنے ہی دن تڑپ تڑپ کر گزارے تھے۔ آخر وہ چہرہ میرے سامنے آ ہی گیا۔ یہ چہرہ ماپارا کا تھا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی مجھے دھچکا سا لگا۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر شدید روحانی اذیت کے آثار تھے۔ چند ہی لمحوں میں میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا، اور جو کچھ میں سمجھا اس نے میرا خون کھولا دیا۔ وہ حوالات تو نہیں تھی، مگر پارک سرکس، تھانے،
ही का एक कमरा था। इस कमरे के बाहर थाना इंचार्ज की तख्ती लगी हुई थी। मापारा को पुलिस ने जिस हालत में गिरफ्तार किया था, इससे उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया होगा कि वो कोई आवारा लड़की है। फिर जाहिर है एक आवारा और हसीन लड़की के साथ जो कुछ किया जाना चाहिए था वही हो रहा था। मापारा का ये हशर होगा इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मापारा की इंतहाई ज़िल्लत थी। मस्जिद का बड़ा दरवाज़ा अब खुल चुका था। मेरे आसपास सोने वाले एक एक करके बेदार होने लगे थे। मैंने जल्दी से उठकर अपना सूटकेस उठाया और बैसाखियाँ संभालता हुआ तेज़ी से मस्जिद के दरवाजे से निकलकर खुली सड़क पर आ गया। सड़क अभी दूर तक सुनसान पड़ी थी। मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ जल्दी से एक चौड़ी सी गली में दाखिल हो गया। मुझे हमजाद को तलब करने के लिए किसी ऐसी ही जगह की तलाश थी जहां से फ़ौरन किसी के गुजरने का खदशा ना हो। हमजाद के पहुंचते ही मैंने बगैर इसके कोई बात सुने बेताबी से कहा, इसी वक्त फ़ौरन पार्क सर्कस थाने पहुंचो और मापारा को इन दरिंदों के चुंगल से आज़ाद करके इसकी फूफी के फ़्लाइट में पहुंचा दो और इसके बाद जितनी जल्द मुमकिन हो मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो। हमजाद मेरा हुक्म सुनकर फ़ौरन रवाना हो गया और मैं इस गली से निकलकर फिर वक्त गुजारी के लिए खुली सड़क पर निकल आया। अब इक्का दुक्का नमाजी मस्जिद की तरफ लपकते हुए नजर आ रहे थे। मुझे याद नहीं कि वो इंतहाई मुख्तसर अरसा किस तरह गुजारा गया। बस मुझे इतना ख्याल है कि इस वक्त मैं बेहद परेशान और बेचैन था। नामालूम इन दरिंदों ने मापारा का क्या हाल किया होगा। इस ख्याल ने मुझे सख्त मुज़तरिब कर रखा था। चलते चलते अचानक मैंने अपने साथ हमजाद को देखा। तुम लौट आए? मैंने सरगोशी की। जी हाँ, हमजाद ने जवाब दिया। क्या हुआ? मैंने मापारा को इसकी फुप्पी के फ़्लाइट में पहुंचा दिया है, हमजाद ने जवाब दिया। रिहाइश के बारे में क्या सोचा? मैंने फ़ौरन दूसरा सवाल किया। इसी सड़क पर दाएं तरफ मुड़कर चंद कदम के फासले पर मुसाफिरखाना है। आप कुछ देर वहां क़याम कीजिए। मैं किसी करीबी जगह मकान तलाश करने की कोशिश करता हूं। मुमकिन है कि यहीं ज़करिया स्ट्रीट में कोई फ़्लाइट मिल जाए, मगर ये सब मालूम करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं मुसाफिरखाने में चलता हूँ। तुम जल्द अज जल्द कोई मुनासिब जगह ढूंढकर आ जाओ। मैंने बात को मुख्तसर करते हुए कहा। मैं नहीं चाहता था कि कोई राहगीर मुझे इस तरह अकेले जाते बुड़बुड़ाते हुए सुने, क्योंकि जाहिर है मैं अकेला ही चल रहा था। हमजाद मुझसे फिर रुखसत हो गया। मैं कुछ देर मुसाफिरखाने में बैठ पाया था कि हमजाद लौट आया। इसने वाकई तेज़ी से काम किया था। मैंने हस्बे तवक्को एक फ़्लाइट यहीं ज़करिया स्ट्रीट में तलाश कर लिया है। हर चंद की इसकी पगड़ी बहुत ज़्यादा है, मगर निहायत आरामदेह और महफूज है। आप फ़ौरन यहाँ से उठें और मेरे साथ चलें। वो फ़्लाइट एक हकीम साहब की मालकियत है। इनसे आप ही को सौदा करना पड़ेगा। मैंने हमजाद की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे आसपास दूसरे मुसाफिर भी बैठे थे। मैं खामोशी से अपनी बैसाखियाँ टकेता हुआ उठा और मुसाफिरखाने से निकल आया। हकीम साहब से मामला निपटने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि मैंने इनके मुँह मांगी पगड़ी दे दी थी, और वो भी नगद। मैंने इस वक्त इस फ़्लाइट की चाबी ली और रवाना हो गया। फ़्लाइट हकीम साहब की रिहाइशगाह से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं जल्द ही वहां तक पहुंच गया। सर छुपाने की जगह का इंतज़ाम होने के बाद अब मैं किसी कदर पुरसुकून था। हमजाद ने मेरे पुराने फ़्लाइट का सारा सामान मिनटों में इस फ़्लाइट में मुंतकिल कर दिया। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए तमाम काम चुपचाप हो गया, वरना सब कुछ पूरी तरह दिन निकलने के बाद ज़रा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर लोगों की नज़र
اوپر اٹھ جاتی اور وہ یہ حیرت انگیز منظر دیکھتے کہ خود بخود مسحری، قالینیں اور دوسرا سامان فضا میں اڑتا ہوا کسی طرف چلا جا رہا ہے، تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے اور سارے شہر میں اس واقعے کا چرچا ہو جاتا، جو ظاہر ہے کہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اطمینان کا سانس لینے کے بعد اب مجھے جبار کے بارے میں جاننے کی فکر ہوئی۔ میں حمزاد سے دریافت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کس طرح پولیس کو جبار کے پیچھے لگایا ہے۔ کچھ دیر بعد میں اطمینان سے مسحری پر نیم دراز وہ مجھے اپنی کارگزاریوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے ایک مسلمان پولیس افسر کو بیدار کر دیا اور پھر جیسے ہی وہ بیدار ہوا، روشن دان سے ایک پتھر کمرے میں آ کر گرا۔